नमस्कार, मैं मिलन सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं उस दौर के बारे में जब छत्तीसगढ़ मराठाओं के अधीन आ गया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पूर्वांचल आईएएस में आपको पूरा का पूरा जो सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा का जो कोर्स है, छत्तीसगढ़ की राज्य सेवा परीक्षा, वो छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के साथ उपलब्ध करवा रहे हैं। आपको बस गूगल प्ले स्टोर में जाकर के पूर्वांचल आईएएस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है और वहां से आप अलग अलग प्रकार के जो हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं ऑनलाइन मॉड्यूल में, वो आप देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी ली जाती हैं इसकी, तो ये आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। देखिए, अब जब हम बात करते हैं मराठा प्रभुत्व की जो छत्तीसगढ़ में हुआ, तो सबसे पहले तो जब मराठा आए तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन किया। कैसे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये कलचुरी जो राजवंश था उसके दौरान हुआ था। उसके बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन कहलाया। फिर आई सूबा प्रणाली, इन लोगों ने सूबा प्रणाली भी की। उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब जो मराठा शासन थे वो ब्रिटिश संरक्षण के अंदर आ गए, तो उस समय ब्रिटिशर्स के कुछ लोगों ने यहाँ पर पे आके रूल किया और उसके बाद फिर से एक बार मराठा शासन यहाँ पर आया। तो देखिए, प्रत्यक्ष से पहले मैंने आपको बोला कि अप्रत्यक्ष रूप से भी मराठा लोगों ने यहाँ पे शासन किया। तो वो कब हुआ? जब मैं आपको कलचुरी राजवंश पढ़ा रही थी, जो रतनपुर के कलचुरी थे, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें जो एक राजा हुए रघुनाथ सिंह, वो 60 वर्ष की उम्र में राजा बने। जब वो राजा बने तो भोसले के एक जो थे भास्कर पंत, जो कि कमांडर थे रघुजी पहले के, रघुजी प्रथम जो मराठा के शासक थे, उनके जो कमांडर थे, उन्होंने हमला किया था 1741 में। रघुनाथ सिंह उस समय कलचुरी के शासक थे। तो जब भास्कर पंत ने हमला किया तो दरअसल उस दौर में जो रघुनाथ सिंह थे वो अपने इकलौते बेटे की मृत्यु से दुखी चल रहे थे। तो वो किसी भी तरह की लड़ाई करने में उस समय खुद को असमर्थ पा रहे थे और उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने भास्कर पंत से कह दिया कि मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मैं आपका जो प्रभुत्व है वो स्वीकार करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि अब से हम मराठा के अधीन रहेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, जब रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया तो भास्कर पंत वापस चले गए, लेकिन जो हमारा शासन था वो आ गया मराठा के अंदर। रघुनाथ जी की मौत के बाद मोहन सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन मोहन सिंह कोई स्वतंत्र राजा नहीं थे, उन्हें मराठों के ही तौर पर यहाँ पे शासन करना पड़ा, उनके एक प्रतिनिधि के तौर पे। तो तब से मराठा अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो चुका था। उसके बाद प्रत्यक्ष मराठा आया। दरअसल जब मोहन सिंह की मौत हो गई तो उसके बाद में भोसले लोगों ने अपना शासन जो है स्थापित किया। मराठा में ही जो भोसले आते थे और उसमें पहले जो थे बिंबाजी भोसले, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए पढ़ना, वो यहाँ पर आए। इन्हें हम प्रत्यक्ष मराठा शासन में क्यों कहते हैं, वो इसलिए है क्योंकि बाकी लोगों की तरह इन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र से आकर के यहाँ पे शासन नहीं किया, बल्कि ये क्या किए, इन्होंने अपना जो राजधानी था वही रतनपुर को बना लिया और खुद भी वहां पे आके रहने लग गए। तो कहने का मतलब है, जब ये शासन करना इन्होंने शुरू किया तो ये छत्तीसगढ़ के रतनपुर में ही आके राजधानी बना ली और वहीं रहने लग गए। तो इन्होंने यहाँ पे रहकर ही शासन किया है और ये इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासक कहलाते हैं। इन्होंने निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए रतनपुर में एक अदालत की स्थापना भी की। जो रतनपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है राम टेकरी मंदिर, वो भी इन्होंने ही बनवाया है। इसी तरह से रायपुर में जो दूधाधारी मठ है उसका जीर्णोद्धार इन्होंने ही करवाया है। इन्होंने एक प्रथा शुरू की जिसके हिसाब से जो विजयदशमी होता है, यानी कि जो दशहरा होता है, उस समय सोन पत्र का एक दूसरे को आदान प्रदान का एक जो है वो इन्होंने शुरू किया। समी वृक्ष के जो पत्तियां होते हैं उनको इन्होंने सोन पत्र का नाम दिया और कहा कि विजयदशमी को ये एक दूसरे को देना चाहिए। और इन्होंने रायपुर और रतनपुर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको एकजुट कर लिया। देखिए, कलचुरी के समय पे रतनपुर अलग शाखा थी और जो रायपुर है अलग शाखा थी, तो इनका जो प्रशासनिक ढांचा था वो अलग अलग था। लेकिन जब ये बिंबाजी भोसले आए तो इन्होंने पूरा जो शासन है वो एकजुट कर दिया और इसको छत्तीसगढ़ राज्य का नाम दिया। इन्होंने नई जमींदारी भी बनाई जिसमें राजनांदगांव और खुजी नए जमींदारी बने। ठीक है, और इसके अलावा अब देखिए, इनकी जो है 3 पत्नियां थी, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। तो जब इनकी मृत्यु हुई 1787 में, तो उनकी जो पत्नी उमाबाई थी उन्होंने सती कर लिया, अपने आप को सती के रूप में बलिदान दे दिया। रमाबाई के बारे में हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो आनंदीबाई थी, इन्होंने उसके बाद शासन जो है वो अपने हाथ में लिया। तो कहीं ना कहीं ये पीछे से यही शासन करने लगी थी।
और मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं, जब मैं आपको कलचुरी पढ़ा रही थी और ककातिया पढ़ा रही थी, तो ककातिया के टाइम में एक थे दरियादेव और अजमेर सिंह जो थे ककातिया के शासक, उनके बीच में झगड़ा चल रहा था गद्दी को लेकर के कि कौन राजा बनेगा। तो उस समय दरियादेव ने क्या किया था, एक ट्रिटी साइन की थी, यानी कि एक संधि साइन की थी कोटपा की, जिसके हिसाब से उन लोगों ने भी मराठा का प्रभुत्व जो है स्वीकार कर लिया था। तो वो मराठा जो थे जिसके साथ ये संधि साइन हुई थी, वो यही बिंबाजी भोसले थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, उसके बाद आए व्योमकेजी भोसले, जब वो उनकी मौत हो गई, लेकिन इन्होंने ना अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया, क्योंकि क्या है, उस समय पे नागपुर के सिंहासन के लिए भी बहुत बिल्कुल होड़ लगी हुई थी और संघर्ष चल रहा था कुछ राजाओं के बीच। तो ये जो व्योमकेजी भोसले थे, ये उसमें अपने जो नागपुर के शासन है उसको बचाने और उसको लेने में लगे हुए थे, और इसीलिए ये छत्तीसगढ़ में इन्होंने आकर के शासन नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, दरअसल इनके समय पे आनंदीबाई ही थी जो फैसले वगैरह ले रही थी, क्योंकि वो यहीं रह रही थी, बिंबाजी भोसले की पत्नी। ये जो व्योमकेजी भोसले थे, क्योंकि वो खुद तो यहाँ पे आके रह नहीं पा रहे थे, तो फिर कैसे काम चलता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सूबा प्रणाली शुरू की, जिसके तहत इन्होंने कुछ सूबेदार नियुक्त किए। और ये जो सूबेदार हुआ करता था, एक एक सूबेदार नियुक्त होता था और एक एक जगह पे जाता था और वहां पर सारा जो चीज था वो संभालता था, और यहाँ की इसकी पूरी जानकारी फिर जाके बिंबाजी भोसले को देता था। तो इस तरह से सूबा प्रणाली जो है शुरू हो गई। ये जो सूबा प्रणाली है, इसकी शुरुआत 1787 में हुई लगभग, और 1818 तक चली, ये माना जाता है, क्योंकि इस समय पे जो छत्तीसगढ़ था वो नागपुर एस्टेट के तहत आता था, क्योंकि मराठा लोग वहीं से शासन कर रहे थे, और उसी के तहत इसको एक सूबा माना जाता था। तो एक सूबेदार की यहाँ पे नियुक्ति हो जाती थी, और वो बिल्कुल प्रमुख व्यक्ति होता था। मुख्यालय उस समय पे रतनपुर ही था, क्योंकि यही राजधानी बना था बिंबाजी भोसले के समय पे भी। अब देखिए, ये सूबा की जो सूबेदार की जो नियुक्ति थी ना, वो दरअसल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होती थी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे कि हाँ ठीक है, इतने समय के लिए तुम इस जगह पे सूबेदार बन के जाओगे। उसमें ऐसा नहीं था कि तुम्हें एक बार मिल गया है तो आगे भी तुम्हें ही मिलेगा, या ऐसा भी नहीं था कि कोई जरूरी शिक्षा या इस तरह की जरूरत हो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। राजा अपने हिसाब से चुन लेते थे। तो जब सूबा शासन हमारे यहाँ पे चालू हुआ छत्तीसगढ़ में, तो देखिए जो पहले सूबेदार आए वो कौन थे, महिपत राव दिनकर। ये हमारे पहले सूबेदार थे, और इनके समय पे एक चीज हुई, वो ये है कि एक यूरोपीय जो यात्री है फॉरेस्टर, उन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। ये कई बार सवालों में पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। ये है बहुत जरूरी, विट्ठल दिनकर, जो कि दूसरे सूबेदार थे हमारे। तो इन्होंने क्या किया, जो राजस्व व्यवस्था थी उसके लिए परगना की प्रणाली शुरू की, और लगभग 27 परगना बनाए। जो छत्तीसगढ़ बने हुए थे, छत्तीसगढ़ जो अलग अलग विभाजित थे, तो इन्होंने उसको कम करके क्या कर दिया, 27 परगना कर लिया, ताकि थोड़ा ठीक से इसका जो है व्यवस्था वो संभाली जा सके। और इन्होंने परगना के प्रमुख जो थे उसको बनाया, उसका नाम किया कमविंदर। और इस समय क्या हुआ, दीवान और दाऊ जो हुआ करते थे, मतलब कलचुरी के समय पे जो हुआ करते थे, ये सब पद को समाप्त कर दिया। लेकिन हाँ, गौटिया के जो पद थी, जो गांव के मुखिया हुआ करते थे गौटिया, वो बिल्कुल बरकरार रहे, वो इस दौरान भी रहे। इनकी अवधि के दौरान यूरोपियन यात्री कैप्टन ब्लंट छत्तीसगढ़ में आए, कहां पर, रतनपुर में। इसके बाद ये भवानी कालू आए, लेकिन ये बहुत ही कम अवधि के लिए आए थे, तो इनके बारे में कोई ज्यादा उपलब्धि इनकी है नहीं, और ना ही ज्यादा कुछ पता है। उसके बाद ये केशव गोविंद आए, ये बहुत ही कुशल शासक थे, और इन्होंने यहाँ पे सबसे लंबे समय तक के लिए ये छत्तीसगढ़ के सूबेदार रहे, और उम्र में भी ये सबसे ज्यादा थे। एक तो लंबे समय के सूबेदार भी यही रहे, और उम्र भी इन्हीं की सबसे ज्यादा थी। और इन्हीं के काल के दौरान जो पिंडारी लोग थे, उनकी गतिविधियां यहाँ पे शुरू हो गई छत्तीसगढ़ में। इनके समय भी एक यूरोपीय यात्री आए थे, जो कि थे कुलब्रुक, ठीक है। उसके बाद ये व्योमकेजी और डायरो कुलकर आए थे, लेकिन इनके बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी अवधि के लिए आए थे। आप देख सकते हैं, ये 1 साल के अंदर ही 2 लोग आ गए, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो है ये बदल गए। फिर है ये बीकाजी गोपाल आए उन लोगों के बाद में। तो इनका जो कार्य है उसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं उस समय हुई। एक तो पिंडारियों ने उत्पात मचा रखा था बहुत ज्यादा, वो हुआ। व्योमकेजी की मृत्यु हो गई, जिन्होंने सूबा जो प्रणाली शुरू किया था उनकी मृत्यु हो गई। जो रघुजी प्रथम थे, जो कि भोसले के ही राजा थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। और इनकी अवधि के दौरान अंग्रेजों और ये अप्पा साहिब जो मराठा के थे, उनके बीच में एक फिर से संधि जो है वो साइन हुई, या दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए उस
संधि को लेकर के। ठीक है, उसके बाद सखाराम हरि आए। ये जरूरी है क्योंकि ये जो सखाराम हरि थे ना, इनकी हत्या कर दी गई थी। ये एकमात्र ऐसे सूबेदार थे जिनकी किसानों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद सीताराम तांतिया आए। ये बहुत ही छोटी अवधि के लिए आए थे तो इनके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। और हमारे आखिरी सूबेदार थे यादव राव दिनकर। ये सबसे कम उम्र के सूबेदार थे। ठीक है, इसके बाद जो है मराठा जो है वो ब्रिटिश के संरक्षण के अंदर आ गया। देखिए क्यों आया। दरअसल ब्रिटिशर्स और ये जो मराठा है इनके बीच भी युद्ध चल रहा था। आपको पता होगा जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, पहला भी हुआ था, दूसरा भी हुआ था, फिर तीसरा हुआ। तो ये बीच में जो इनके चल रहा था उसमें मराठा लोग हार गए बुरी तरह से। तीसरा जो एंग्लो मराठा था उसमें मराठा लोगों की हार हो गई। और उस समय सीताबर्डी में हुआ था। ये सीताबर्डी नागपुर में एक जगह है जहां पर ये युद्ध हुआ था अप्पाजी भोसले के साथ में। तो इस समय क्या हुआ, अब अंग्रेजी लोगों ने बोला, मतलब हार तो गए थे मराठा, लेकिन अंग्रेजी लोगों ने इन्हें शासन करने की इजाजत दे दी थी। लेकिन उस समय बात ये हुई कि एक मतलब रघुजी तृतीय जो थे उनको गद्दी पे बैठना था। ठीक है, लेकिन वो उस समय पे छोटे थे उम्र में, मतलब बच्चे थे, तो वो बैठ नहीं सकते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपने लोगों को यहाँ पे भेजा और सबसे पहले जो है वो जेनिंगसन को भेजा जो कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आए। और इन्होंने अलग अलग अध्यक्ष बनाए। सुपरिटेंडेंट यहाँ पे आए, ब्रिटिश के अध्यक्ष आए ब्रिटिशर्स की तरफ से यहाँ पे राज करने के लिए, क्योंकि कोई मराठा उस समय नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले आए कैप्टन एडमंड। ठीक है, कैप्टन एडमंड हमारे पहले ब्रिटिश अधीक्षक हुए और इनका जो ज्यादा जोर था वो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को सही से स्थापित करना था। इनके समय पे एक विद्रोह हुआ, वो थे डोंगरगढ़ के जमींदारों का विद्रोह। देखिए जब मराठा आए ना, तो जो इनकी जो नीतियां थी वो बड़ी ही ऐसी थी कि किसानों को बहुत दिक्कत हो रही थी, जो जनजाति वाले लोग थे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ही बिल्कुल अशांति फैलने लगी थी। और दिक्कतों की वजह से बहुत सारा जो विद्रोह है वो इस समय पे हुआ। और उसी में से एक था ये जमींदार का विद्रोह डोंगरगढ़ का, जो कि कैप्टन एडमंड के समय पे हुआ। हम विद्रोह के बारे में अलग से पढ़ेंगे। फिर आए कैप्टन एग्न्यू। तो ये छत्तीसगढ़ के दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में यहाँ पर आए और इन्होंने एक जरूरी काम किया। वो इन्होंने राजधानी जो रतनपुर से रायपुर कर दी, स्थानांतरण कर दिया राजधानी का रतनपुर से रायपुर, और रायपुर को ही हेडक्वार्टर बना लिया। या समझ लीजिए कि रायपुर उस समय से फिर बिल्कुल मेन बन गया सारे कार्यों का। और इन्होंने परगना को फिर से पुनर्गठित किया। तो जो 27 परगना थे इन्होंने उसको घटाकर ना 8 कर दिया। लेकिन फिर 1820 में एक बालोद जो जगह है उसको भी परगना बना दिया। तो कुल मिला के इस तरह से 9 परगना हो गई। 27 थी पहले, उसको भी घटाकर इन्होंने 9 कर दिया ताकि ठीक तरीके से शासन किया जा सके। तो ये जो परगना थे उनमें सबसे बड़ा रायपुर था और सबसे छोटा एक रजौरा नाम का एक परगना था, वो सबसे छोटा था। और इन्होंने इस परगना का पुनर्गठन इसलिए किया ताकि जो शासन है वो अधिक सरलता से और अच्छे से किफायती तरीके से किया जा सके। इनके समय पे धमधा के जो गोंड शासक थे उन लोगों ने विद्रोह किया। वो माना जाता है कि इन्होंने एक अच्छी चीज की। इन्हीं के टाइम पे सोना खान का जो विद्रोह है वो भी हुआ था। और परालकोट विद्रोह जो जमींदार गेंद सिंह ने किया था वो भी कैप्टन एग्न्यू के समय पे ही हुआ था। फिर आए कैप्टन हंटर, लेकिन ये बहुत ही छोटी अवधि के लिए आए थे, बहुत ज्यादा इनके बारे में पता नहीं है। फिर आए ये श्री सैंडिस, मिस्टर सैंडिस भी जिन्हें कहते हैं। तो ये दरअसल सेना में थे, पहले जो नागपुर की सेना है ना उसमें थे, कट्टरपंथी थे ये बहुत ही। पर इन्होंने भी काफी कुछ अच्छा काम किया, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर को इन्होंने ना छत्तीसगढ़ी और हिंदी में कर दिया। और इन्होंने तहुतदारी प्रणाली शुरू की और जो ताल्लुकदार होते थे उसको उसका प्रमुख बनाया। तहुतदारी क्यों थी? तहुतदारी एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें जो बंजर जमीन थी ना, जो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं थी, उसे ये चाहते थे कि उसे बदलकर हम उपजाऊ बनाएं ताकि उसमें कुछ कुछ उगा सके। तो वो था तहुतदारी प्रणाली और उसको देखभाल करने के लिए एक प्रमुख बनाया तल्लुकदार। ठीक है, और 2 तहुतदारियां उस समय उन्होंने बनाई, एक ये लोरमी और दूसरी तरेगा। इन्होंने कामकाज की भाषा अंग्रेजी भाषा कर दी थी और डाक और टेलीग्राम सिस्टम भी इन्हीं ने शुरू किया और विकसित किया यहाँ पर। और ये इन्होंने बस्तर और कांकेर के जो जमींदार है उनके बीच में समझौता कराया, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज हुई। फिर आए श्री विलिंगसन, ये भी बहुत छोटी अवधि के लिए आए थे तो बहुत ज्यादा इनके बारे में पता नहीं है।
अब ये आखिरी थे अधीक्षक जो श्री क्रॉफोर्ड थे। तो इनके दौरान फिर अंग्रेजों और ये जो भोसले शासक रघुजी तृतीय थे उनके बीच संधि हुई। मैंने बताया उस समय पे रघुजी तृतीय जो थे वो बहुत छोटे थे जब ये एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था, अंगाल मराठा वॉर जिसे कहते हैं, वो जब हुआ था तो ये बहुत छोटे थे, उस समय ये शासन कर नहीं सकते थे। तो जब ये यहाँ पर इस दौरान जब वो बड़े हो गए तो अंग्रेजों और इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई और अंग्रेजों ने बोला हाँ ठीक है तुम अब यहाँ से शासन कर लो। तो रघुजी तृतीय ने उसके बाद फिर ये शासन किसको दे दिया? कृष्णराव अप्पा को जिलेदार बनाकर। पहले इन लोगों ने सूबेदार बनाकर भेजा और उसके बाद इन्होंने जिलेदार बनाकर भेजा। तो इसके बाद वापस से मराठा जो शासन है यहाँ शुरू हुआ। यहाँ तक ब्रिटिश अधीक्षक थे पर इसके बाद 1830 के बाद फिर से मराठा आए और जिलेदारों ने यहाँ पर आकर शासन किया मराठाओं की तरफ से। अब ये रघुजी जो तीसरे थे, तृतीय थे, इन्होंने ही ये जिलेदारी जो सिस्टम है वो शुरू किया, जिलेदार भेजा। तो इसमें कृष्णराव अप्पा आपके पहले जिलेदार थे और गोपाल राव जो थे वो अंतिम जिलेदार थे। अब ये जो रघुजी तृतीय थे ना, इनके समय पर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि धमधा का विद्रोह हुआ है, सती प्रणाली पर प्रतिबंध लगा। हमें पता है भारत में 1829 पे सती प्रणाली के लिए एक्ट जो है वो आया था, इस तो यहाँ पर वो प्रतिबंध लगा। बरगढ़ के जमींदारों ने विद्रोह किया, तारापुर का विद्रोह हुआ, मेरिया विद्रोह हुआ। ये सारे विद्रोह जो है रघुजी तृतीय के समय पे हुए और इस समय पे एक एक जिलादार हुए थे। इनमें से लगभग 8 जिलादार थे। सिरपुर और लवन की जो तहूदारी थी वो भी बनी इनके काल में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो मराठा जो आए यहाँ पर, इन्होंने किस तरह से प्रशासन किया या फिर क्या इनकी प्रणाली थी, इनके किस तरह के मुख्य अधिकारी थे, क्या कर ये वसूल रहे थे, ये सब। तो मैंने आपको बताया कि परगना जो था उसके लिए ये काम विंसदार थे, फडणवीस भी आए, लेखाकार थे, पोताधार थे, कोषाध्यक्ष, पंडरी पांडे थे, अंबकारी अध्यक्ष। तो इस तरह से ये बहुत सारे नाम हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है। सुरक्षा गार्ड कोतवाल को कहते थे, चौहान था ग्राम प्रहरी, माल चपरासी भी था जो राजस्व कार्यों में और सरकारी वस्तुओं के लेन देन में जो सहायता किया करता था। ठीक है, भूमि का जो कार्य है वो पटेल देखा करता था, गांव का राजस्व प्रशासन। कर की जब हम बात करते हैं या फिर कहना चाहिए कर प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो एक टकोली कर लिया करता था, जो है वार्षिक जमींदारी कर भी इसे कहते हैं। सियर था आयात कर, जब कुछ सामानों का आयात अगर कोई करता था तो उसको ये कर देना पड़ता था। पंडारी टैक्स भी है, जो किसान नहीं थे, मतलब किसान बंधुओं से तो लेते ही थे लेकिन जो किसान नहीं थे जैसे कुम्हार हो गए, बढ़ई हो गए, तो इन लोगों को पंडारी टैक्स देना पड़ता था। सेवई भी था, जुर्माना समझ लीजिए, पेनल्टी टैक्स, जुर्माना वगैरह जो था वो सेवई के नाम से लगता था। जमींदारी टैक्स भी था, मतलब अनाज का जो दर था, कुछ अनाज आपने पैदा किया, पैदावार किया उसका, और उसका जो दर था वो जो है उस समय पे इन लोगों ने लिया। तो कुल इस तरह का मराठा शासन यहाँ पे रहा है उस पीरियड तक। फिर ये 1853 तक ही रहा और उसके बाद 1854 से यहाँ पर आ गए अंग्रेज। 1854 से अंग्रेजों ने शासन जो है वो शुरू कर दिया, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि उन्होंने आकर क्या क्या बदलाव लाए और कैसे उन्होंने राज्य को संभाला। तब तक के लिए आपको फिर से बता दूं, पूर्वांचल आईएएस जरूर डाउनलोड कीजिए और जरूर घर बैठे इसका लाभ उठाइए। हमारे बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, मुझे यकीन है इनको फॉलो करके आपको सफलता जरूर मिलेगी। और हमारे कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में है। कोई दिक्कत हो तो आप इन नंबरों पे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।